स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये पूरी दुनिया के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की और हर एक लाइन हम पढ़ेंगे चैप्टर से। In 1914, a war began in Europe which soon engulfed. Engulfed का मतलब होता है घेरे में ले लेना। Almost the entire world with the battles fought in Europe, Asia, Africa and the Pacific. तो 1914 में क्या हो रहा है कि एक जंग शुरू हो रही है और जंग क्या कर रही है, धीरे धीरे बढ़ते हुए सारी दुनिया को अपने घेरे में ले ले रही है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को। और जो जंगें हुई वो यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और पैसिफिक में। ठीक है, तो बहुत सारी जंगें हुई, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत सारे कॉजेस थे और बहुत बड़ी स्केल पे था। दिस वॉर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वॉर्स फॉट अर्लियर इन टर्म्स ऑफ इट्स स्केल। ये जो जंग थी, कह रहा है कि ये जो जंग थी, ये पहले की जितनी भी जंग लड़ी गई उससे अलग था। किस टर्म में, किस हिसाब से अलग था, अपनी स्केल पे, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये जंग थी। इट्स रिपरकशंस का मतलब होता है प्रभाव या फिर इम्पैक्ट वगैरह, कि इसका जो प्रभाव था, इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे था। इट वॉज फॉट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल एंड अफेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया पे बड़े पैमाने पे इस जंग को जो है कि लड़ा गया और कई सारे देश इसके अंदर इन्वॉल्व थे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये जो जंग थी इसने अफेक्ट किया बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है, ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड को। ड्यूरिंग दिस वॉर न्यू मेथड्स ऑफ डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन वेयर यूज्ड। यहाँ पे सुरक्षा के लिए नए नए तरीके, नई नई व्यवस्था लाई गई और इवन बर्बादियों के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए भी जो है कि नए नए तरीके अपनाए गए, नए मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट किए गए, इन्वेंशंस भी देखने को मिलेंगे। Moreover, in the earlier wars, the civilian population were not generally involved. कहना क्या चाह रहा है कि इस पहले की जो जंगें हुआ करती थी, उन जंगों में जो नागरिक हुआ करते थे वो इसमें शामिल नहीं होते थे, मतलब सिर्फ सैनिक होते थे, वो आगे बढ़ के जंग करते थे। जो गैर सैनिक होते थे, जो सैनिक नहीं होते थे, वो इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली। बट दिस वॉर वॉज फॉट बाई द पीपल एज अ होल। लेकिन ये एक ऐसी जंग थी कि जिसमें नागरिक भी शामिल थे, लोग भी शामिल थे। दस द वॉर मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो इतिहास है उसमें एक नया मोड़ आया, किसकी वजह से? इस वर्ल्ड वॉर की वजह से। फर्दर, बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंट, अंदाजा नहीं था कि कहां तक ये फैलेगा, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड यानी जिसका अंदाजा ना लगाया जा सके, एक्सटेंट मतलब कितना फैलेगा, ऑफ इट्स स्प्रेड इसका फैलाव कितनों को घेर लेगा, ठीक है। इम्पैक्ट के इतना प्रभावित करेगा, एंड डैमेज कितनी बर्बादियां लेके आएगा, एंड इट्स टोटल नेचर की पूरा ये जंग किस तरह का होगा। आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पुलिस वगैरह है, जब किसी गुंडे मावली को पकड़ने के लिए जाती है तो भाई बताती है कि वहां इतने लोग होंगे, इतने कैजुअलिटीज हैं, उनके पास ये सारी चीजें हैं, तो एक अंदाजा मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सटेंट था, मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ये कितनों को घेरेगा, कितनी बर्बादियां लेके आएगा, कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा इस जंग का, कितने सारे देश कूद पड़ेंगे, इस तरह का इसका टोटल नेचर ही नहीं पता था। इट इज नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको क्या कहा जाता है? इस जंग को कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहां पे डायरेक्टली किताब में आपके दिया हुआ है कि कॉजेस क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। कॉजेस यानी वजह, कारण। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म आप राष्ट्रवाद समझते हो, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है सम्राटवाद, कह सकते हो साम्राज्यवाद। इंपेरियलिज्म में मेनली क्या होता है कि जो एक ताकतवर कंट्री होती है वो किसी कमजोर कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है और उसको कॉलोनी बना लेती है, जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर किया हुआ था, भारत के ऊपर, ठीक है, उस तरह से। तो दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे इसमें। नेशनलिज्म रिफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल। राष्ट्रवाद क्या है कि भाई हम भी एक देश से, आप भी एक देश से, ये वाली सेंस ऑफ यूनिटी वाली फीलिंग कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री,
हम सबका इतिहास एक है, लैंग्वेज एक है, एंड कल्चर यानी कि जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो भी लगभग सेम है एक देश के तहत। तो ये वाली फीलिंग इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, किसकी बात कर रहा है, 1850 के बाद की बात कर रहा है, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी टर्न्ड इनटू एक्सट्रीम प्राइड। अब ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, अब धीरे धीरे गर्व से किस में बदल गई, ये बिल्कुल अहंकार में बदल गई कह सकते हो। ये जो देश प्रेम है एकदम कट्टरवाद में बदल गया, राष्ट्रवादी सोच जो है कट्टरवादी सोच में बदल गई। कैसे? which made the people of many countries believe that their country is superior to other countries। अब लोग क्या मानने लगे, किसी एक देश के व्यक्ति अपने देश को दूसरे देश से बेहतर मानने लगे, इस तरह की राष्ट्रवादी वाली फीलिंग आ गई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये मेनली शुरुआत कहां हो रही थी, यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर डेवलपमेंट हुआ यानी विकास हुआ किस चीज का, एग्रेसिव यानी आक्रामक, उग्र नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का। यूरोप के अंदर उग्र राष्ट्रवाद यानी कट्टरपंथी वाली, चरमपंथी वाली नेशनलिज्म का। अब ये एग्रेसिव नेशनलिज्म होता क्या है, इट मीन्ड लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हैट्रेड फॉर द अदर कंट्रीज। यानी अपने देश का के ऊपर गर्व करना और दूसरे देश से साथ ही साथ नफरत करना, बाकी अदर कंट्रीज से सब बेकार है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये होता है एकदम कट्टरवाद वाला, चरमपंथी वाला जो है एग्रेसिव नेशनलिज्म। ईच नेशन थॉट अबाउट इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर नेशन। अब जितने भी राष्ट्र हैं, मेनली यूरोप की बात हो रही है, तो जितने भी राष्ट्र हैं अपना फायदा देख रहे हैं, इंटरेस्ट मतलब होता है हित, अपना अपने राष्ट्र का फायदा देख रहे हैं, अपने नेशन का फायदा देख रहे हैं, और दूसरों का फायदा है, नुकसान है, क्या है, इनसे कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रोविंसेस ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन फ्रॉम जर्मनी। फ्रांस क्या चाहता था कि मेरे जो प्रांत कब्जे में हैं, कौन से, एल्सेक और लॉरेन के, वो हमको जर्मनी वापस कर दे, ये फ्रांस चाहता था। ठीक है, अब जब छीना गया तो छीना गया, लेकिन अभी चाहिए तो चाहिए मेरे को वापस। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से इटली वांटेड टू गेट बैक द टेरिटरी ऑफ ट्रेंटिनो ट्रिस्टी फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड बाकन स्टेट्स लाइक, ओके एक मिनट, यहां पे देखो, यहां पे एंड है। हाँ, सिमिलरली उसी तरीके से इटली क्या चाहता है कि हमको भी हमारा क्षेत्र, टेरिटरी यानी कि जो क्षेत्र है ट्रेंटिनो ट्रिस्टी, ये हमको वापस मिल जाए। और उसके ऊपर कब्जा किसने करके बैठा हुआ था, ऑस्ट्रिया ने। बाल्कन स्टेट क्या होता है, बाकन स्टेट जो है, बाकन पेनिनसुला के आसपास का जो स्टेट है उसको बाकन स्टेट कहते हैं। इसमें कई सारे जो है कि आपके कंट्रीज थे, आपका अल्बेरिया था, ग्रीस था, इसके अलावा यूरोपियन पार्ट था टर्की का, युगोस्लाविया है बाल्कन स्टेट में, रोमानिया है, बल्गेरिया है, और मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये इसके अलावा जो बाल्कन पेनिनसुला है ना, वो माउंटेन एरिया है, तो बाल्कन माउंटेन्स भी वहां पे आपको दिखेंगे। तो वो नाम ही इसकी वजह से पड़ा है, उसके आसपास जो स्टेट्स हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बाल्कन स्टेट। ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला में, बाल्कन का मतलब होता क्या है, मेनली माउंटेन्स के लिए है। ठीक है, तो ये कंट्रीज थे। तो बाल्कन स्टेट क्या चाह रहा है वो देखो, ये तो हुआ किसकी बात हुई, इटली की। अब बाल्कन स्टेट क्या चाहता है, जैसे कि सर्बिया भी एक हिस्सा था, वांटेड दैट देयर फेलो नेशनल्स, फेलो नेशनल्स का मतलब होता है कि जो वहां पे पैदा हुए हैं साइबेरिया में, उनकी बात कर रहा है, जिनको स्लैव्स भी कहा जाता है, वो लिव्ड इन अदर स्टेट, जो कि पैदा हुए हैं साइबेरिया में, रह रहे हैं कहीं और, शुड कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रेटर बाल्कन स्टेट। अब उनको क्या करना चाहिए, वो बाल्कन स्टेट फॉर्म करने के लिए, आई थिंक ये एल साइलेंट है, बाल्कन स्टेट फॉर्म करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, है तो ऑलरेडी, लेकिन बड़ा बनाने के लिए मेरे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, कहीं और रह रहे हैं, वो वापस आ जाएं और हम इसको क्या करें, इस एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, फेलो का मतलब जो यहाँ पे है ना, पर्सन बॉर्न देयर, उसकी ही बात कर रहे हैं। फेलो नेशनल्स जो पैदा हुए हैं अपने देश में, जाके कहीं और रह रहे हैं, तो वो भी चाह रहा है। तो हर कोई क्या चाह रहा है, अपना फायदा चाह रहा है, फ्रांस भी, इटली भी, और साथ में बाल्कन स्टेट में साइबेरिया भी। These countries
डेवलप्ड एक्सपेशनिस्ट पॉलिसीज इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। अब ये राष्ट्रवाद है इनके लिए, अपनी जगह को वापस पाना, अपने जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाना, क्या है, राष्ट्रवादी सोच है। तो इन्होंने डेवलप किया, विकसित किया एक्सपेशनिस्ट पॉलिसीज, यानी कि हम अपने आप को फैलाएंगे। जैसे फ्रांस और इटली अपनी टेरिटरी चाहते हैं, साइबेरिया भी क्या चाहता है कि हम इस बाल्कन स्टेट को और मजबूत करें, बड़ा करें। तो इसको ये नाम दे रहे थे नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। और दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई राष्ट्रवाद को जोड़ दिया गया है यहाँ पे किसके साथ, एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी के साथ, यानी हम अपने आप को फैलाएंगे। Therefore, military strength became synonymous with national prestige। अब मिलिट्री जितनी ज्यादा ताकतवर मिलिट्री है, यानी कि उतना ही जो है अच्छी प्रतिष्ठा है देश की। ठीक है, देश की प्रतिष्ठा निर्भर किस पे कर रही है, मिलिट्री पे, सेना पे। एंड एवरी कंट्री बिगेन टू इंक्रीज हर मिलिट्री पावर। हर एक देश कोशिश करने लगा कि ज्यादा से ज्यादा हम मिलिट्री पावर को क्या कर सकें, मजबूत कर सकें। This aggressive nationalism also led to the rise of imperialism। अब ये जो राष्ट्रवादी सोच थी, और राष्ट्रवादी सोच में उग्र राष्ट्रवादी सोच आ गई थी, हम अपने आप को फैलाएंगे, सब कुछ वापस लाएंगे, मिलिट्री मजबूत करेंगे, ये कहीं ना कहीं इसने जन्म दिया इंपेरियलिज्म को। अब आप नेशनलिज्म समझ रहे थे, इंपेरियलिज्म समझिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है, अ सिस्टम by which a powerful nation used to establish its control over another country। एक ताकतवर देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा जमाता है, आइदर बाय पॉलिटिकल प्रेशर, या तो राजनीतिक रूप से दबाव देकर, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ करके, एंड एनेक्सेशन कब्जा करके, और बाय आउटराइट वॉर, या फिर डायरेक्ट चलो सामने से जंग लड़ते हैं। तो इस तरीके से अब वो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी चलने लगी। तो इसको क्या कहते हैं, इंपेरियलिज्म। ठीक है, कि एक जो मजबूत कंट्री होती है वो दूसरे देश को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है उसके ऊपर, पॉलिटिकल पावर के थ्रू, या फिर एनेक्सेशन के थ्रू, या फिर इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ करके, या फिर डायरेक्ट जंग लड़के। वंस कॉन्क्वेर्ड, एक बार जब जीत लिया जाता है किसको, एक मजबूत देश जब एक कमजोर देश को जीत लेता है, दिस कंट्री वॉज क्लेम्ड एज अ कॉलोनी, कि अब वो क्या हो जाता है, वो देश उसके लिए कॉलोनी बन जाता है। ये कॉलोनी का क्या काम करेगी, दीज कॉलोनीज वेर गवर्नड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंपेरियल नेशन थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव और अ पपेट गवर्नमेंट। अब उसके ऊपर दावा रहता है कि भाई ये कॉलोनी हमारी है, और वो कॉलोनी सर्व क्या करेगी, वो कॉलोनी जो है ये गवर्न होगी। पहले तो उसके ऊपर शासन कौन करेगा, शासन करेगा इंपेरियल नेशन, यानी कि उसके जो भी रिसोर्सेज वगैरह है सब कुछ पे उसका अधिकार, और इस पे शासन करेगा रिप्रेजेंटेटिव भेज के, जैसे वॉइस रॉय वगैरह थे हमारे यहाँ उस तरीके से। या फिर क्या कर सकता है, वहां की सरकार कठपुतली की तरह काम करेगी इनके इशारों पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से, चाहे जैसे भी हो, इंपेरियल स्टेट एक कमजोर देश को क्या कर सकता है, कंट्रोल करेगा इस तरीके से। तो ये जो इंपेरियल नेशंस हैं एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ दीज कॉलोनीज फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ये क्या कर रहे थे, ये जो इंपेरियल नेशंस थे, यानी जो मजबूत राष्ट्र थे, उनको कॉलोनी बना के कमजोर राष्ट्र को, उसके जो भी रिसोर्सेज वगैरह थे उसको अपने आर्थिक फायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, कॉलोनीज क्या थी, बहुत अच्छी जगह थी जो कि कच्चा सामान वगैरह देती थी। चीप लेबर, वहां पे सस्ते में मजदूर मिलते थे। एग्रीकल्चरल लैंड मिलता था खेती बाड़ी के लिए, एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स टू द इंपेरियल नेशन, और साथ ही साथ बंदरगाह, पोर्ट्स वगैरह भी मिलते थे, किसके लिए, इंपेरियल नेशन को ट्रेड करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी, किससे, कॉलोनीज से। बाय द एंड ऑफ द 19th century, England and France had built up a huge colonial empire in Asia and Africa। 1850 के बाद से शुरुआत हुई है, ये 1900 के एंड की बात कर रहा है कि इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया था, बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर खड़ा कर दिया था एशिया में और अफ्रीका में। यानी एशिया और अफ्रीका में इन दो कंट्रीज का कब्जा चल रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस। इवन हम लोग भी इंग्लैंड के ही अंडर में थे। ठीक है, ब्रिटिश
imperialism was focused on maintaining and expanding trade by exploiting the resources of its colonies. ब्रिटिश साम्राज्य जो है यहाँ पे उसका मेन जो फोकस था कि भाई देख रेख करनी है, रख रखाव करनी है और साथ ही साथ बढ़ाना भी है व्यापार को। और व्यापार बढ़ेगा कैसे? एक्सप्लॉइट करो, सारे जो रिसोर्सेज है उसको जो है आप शोषण करो। कॉलोनीज से वो सारे रिसोर्सेज ये निकालते थे। कॉलोनीज कौन थी? इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। बहुत सारे अफ्रीका के हिस्से भी कॉलोनीज थे। किसके अंडर में? ये थे इंग्लैंड के अंडर में। तो जो ब्रिटेन इंपेरियल पावर था was reinforced by her powerful and the world's largest navy. ब्रिटेन का जो इंपेरियल पावर था, इसको जो शक्ति मिली हुई थी वो रीइंफोर्स हुआ था, मजबूत हुआ था। किसकी वजह से भाई? पावरफुल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। इनके पास जो है जल सेना, जो नेवी वाले होते हैं, जल सेना होती है जो समुद्र पे राज करते हैं, भाई उनकी बात की जा रही है, जो सुरक्षा करते हैं, समुद्र की सरहद पे रहते हैं। तो इनके पास सबसे बड़ी जल सेना थी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये काफी ज्यादा मजबूत थे। सम अदर कंट्रीज, और दुनिया की सबसे बड़ी जल सेना थी उस समय। सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक जर्मनी, इटली, रशिया एंड जापान also wanted to increase their sphere of influence। क्या कह रहा है? दूसरे देश, जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हो तो लगता है ना भाई मुझे भी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड और फ्रांस की बात हो रही थी, तो उसी समय देश के दूसरे कोनों में जर्मनी, इटली और रशिया, जापान भी क्या चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रभाव का घेरा है, यानी मेरी जो टेरिटरी है, भाई मैं अपना प्रभाव क्यों ना बाहर भी मेरा इंपैक्ट पड़े। तो अपना ये इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस, एंड क्रिएट देयर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। हम भी चलो एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज बनाते हैं। These colonies were essential for their progress as they could provide raw materials for their industries and markets for their finished product। कॉलोनीज क्यों जरूरी है? कॉलोनीज जरूरी है कि चीप लेबर मिल जाएगा, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमको हमारे फिनिश्ड गुड्स को, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा था बहुत तेजी से, तो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मार्केट भी मिल जाएगा कि हम चीजों को वहां बेच सकेंगे। बिसाइड्स एक्वायरिंग कॉलोनीज वुड एड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ दिस कंट्रीज। अब बिसाइड्स यानी इसके अलावा और क्या करेगा? आप कॉलोनीज वगैरह पे कब्जा करेंगे तो ये आपकी ताकत को बढ़ाएगा और आपकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। ये देश का सोचना था। दिस लेड टू अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग दीज कंट्रीज। अमंग दीज कंट्रीज का मतलब कौन सा हुआ? जो कंट्रीज इंपेरियल नेशन बनने के रास्ते पे हैं, तो आपस में वो आप क्या करेंगे? क्लैश करेंगे। सबको तो एशिया और अफ्रीका चाहिए। द यूरोपियन पावर्स बिगेन टू स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब होता है हाथापाई करना। फॉर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पायर। अब ये आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो क्या करने लगे? ये जो यूरोपियन पावर्स हैं वो आपस में हाथापाई करना लगे, उनके बीच में भी जंग होने लगी। किसके लिए? आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना एम्पायर इंक्रीज करने के लिए। तो यहां इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। Thus, aggressive nationalism and fierce economic competition filled the atmosphere with fear। अब ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, देखा ना कैसे कैसे धीरे धीरे उग्र हो गया है राष्ट्रवाद। तो ये जो उग्र राष्ट्रवाद है और भयंकर, फियर्स का मतलब होता है भयंकर, आर्थिक प्रतिस्पर्धा इसको हिंदी में कहते हैं। इतनी हिंदी भी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो पढ़नी तो चाहिए लेकिन एकदम बिल्कुल शुद्ध हो जा रही है ना। तो भयंकर जो है कि आर्थिक रूप से कंपटीशन चल रहा था, सब अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो संघर्ष चल रहा था देशों के बीच में, तो एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल डर का पैदा हो गया, एप्रीहेंशन का पैदा हो गया, ठीक है, शक का, म्यूचुअल हेट्रेड यानी कि नफरत करना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल टेंशन बढ़ गया। भाई इंटरनेशनल टेंशन बढ़ेगा ही ना, एक देश का दूसरे देश के साथ टेंशन बढ़ेगा। जो दो देश एक ही जगह पे कॉलोनीज बसाने की जद्दोजहद करेंगे। पीपल फेल्ट कन्विंस्ड। अब लोग ये चीज महसूस कर लिए थे, उनके दिमाग में था दैट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कुड ओनली बी सॉल्व्ड थ्रू मिलिटरिज्म। अब ये शब्द का मतलब क्या है? मतलब ये है भाई
कि लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी थी, लोग इस बात पे राजी हो चुके थे कि जो भी मैटर चल रहा है ना, तनाव चल रहा है, इस तनाव का खात्मा कैसे होगा? खात्मा होगा मिलिट्री के द्वारा, सेना के द्वारा ही ये अंत हो सकता है इसका। सेना देखेगी जो देखना है। अब देखो वहां एंड हुआ, सेना देखेगी जो देखना है, लोग इस बात पे कन्विंस हो चुके हैं, इंटरनेशनल टेंशन वही दूर करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट आता है रेस फॉर आर्मामेंट। आर्मामेंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? शस्त्रीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि ढेर सारे बम बारूद गोला और जंग के सारे सामान तैयार करना, अपने आप को मजबूत करना, इन सब चीजों का जो है ना जखीरा जमा करना। द मैड रेस, ये पागलों वाली दौड़ थी, फॉर आर्मामेंट विच बिगेन सून आफ्टर द फ्रांसो प्रशियन वॉर was one of the reason which led to the first world war। अब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम बिल्कुल जितने भी देश थे वो सब के सब एकदम बिल्कुल पागलपन वाली रेस थी ये। बिल्कुल हर कोई क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, और डिफेंस के नाम पे, मेनली क्या है, डिफेंस के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, कि हम शांति के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम पहले से अपने आप को तैयार रखना चाह रहे हैं, हर किसी ने जंग के सारे सामान बनाने शुरू कर दिए और एक से एक अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार वगैरह, टैंक वगैरह, बारूद वगैरह बनाए जाने लगे। एवरी मेजर पावर बिगिन स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग यानी ढेर सारा बना बना के लार्ज सप्लाई जो है इनका बम बारूद वगैरह का जखीरा वगैरह जमा करने लगा। आर्मामेंट्स इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, कहा ना, आत्मरक्षा के नाम पे, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, और हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे जंग लड़े, इसलिए हम अपने घर में ये सब चीजें रख रहे हैं। हर एक देश यही बता रहा था। एज अ रिजल्ट, if one country increased its armament, other countries were compelled to do the same। अब पड़ोसी करेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे? अब जो कंट्रीज हैं, राइवल कंट्रीज हैं, मेनली जो राइवल कंट्रीज हैं, अगर इस मामले में वो ताकतवर हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो इस मामले में ताकतवर हो रहे हैं, तो जो राइवल कंट्रीज के अपोज में है उसको क्या होगा, इस बात का डर होगा ना कि क्या पता वो किसी दिन हमला कर दे। तो अगर उसके पास वो सारे हथियार हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी होने चाहिए, ताकि वो हमारे ऊपर हमला करे तो हम अपना बचाव कर सके। तो एक देश अगर ये आगे बढ़ता था इसमें, तो दूसरा जो है बिल्कुल कंपेल हो जाना, यानी कि मजबूरन उसको आगे बढ़ना पड़ता था, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता था। तो हर एक कंट्री एक से एक आगे बढ़ती जा रही है इस रेस में। इट फिल्ड द एटमॉस्फेयर विथ फियर, एप्रीहेंशन एंड म्यूचुअल हेट्रेड। तो वही है, डर है, शक है, चिंता का विषय बन जा रहा है, और साथ ही साथ नफरत भी हो रही है एक दूसरे से। In order to protect her colonies in Africa and a few islands in the Pacific, Germany began to build a powerful navy with a view to achieving पैरिटी विथ ब्रिटेन। इसका मतलब समझिए, पैरिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है, एक जैसा। तो जर्मनी में ने भी अफ्रीका के अंदर और कुछ टापू पे पैसिफिक में अपना कब्जा जमा लिया था, कॉलोनी बना ली थी, ठीक है, कब्जा कर लिया जर्मनी ने कुछ टापू पे पैसिफिक में और साथ ही साथ अफ्रीका में। तो जर्मनी क्या चाहना चाहता था? जर्मनी चाहता था कि जो मैंने कब्जा किया है उसको मैं सुरक्षित रखूं, वो कॉलोनीज मेरी सुरक्षित रहे। इसलिए उसने क्या किया, शुरू कर दिया नौसेना बनाना, यानी जल सेना को मजबूत करना। और जल सेना को मजबूत करना चाहता था इस दिशा में कि वो चाहता था कि बिल्कुल बराबर हो जाए, कैसे, ब्रिटेन के जैसे। ब्रिटेन जो है उस समय दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट नेवल फोर्स था वो इसके पास था, तो उसी तरह से जर्मनी भी देख रहा था कि मैं इसके समान हो जाऊं, बराबर हो जाऊं। By 1914, she had left Britain and France far behind in the production of iron and steel। और जर्मनी की बात यहां पे कह रहा है कि 1914 तक उसने ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत पीछे छोड़ दिया आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में, एंड मेनी अदर मैन्युफैक्चरर्स, और बहुत सारी दूसरी चीजों के उत्पादन में, प्रोडक्शन में भी क्या किया इसने, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। वन ऑफ इट्स शिप्स, एक जहाज है इसका, द इम्पेरेटो, जो ये नाम है इम्पेरेटो, ये बिल्ट हुई थी 1912 में, वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज उस वक्त में बनाई गई थी जर्मनी के द्वारा, इम्पेरेटो, 1912 में।
द जर्मन्स डग द कील कैनाल। अब ये जो, जैसे कि आप नहर जानते हो ना, कैनाल जो नहर बनाई जाती है पानी वानी के लिए, तो ये छोटी मोटी नहर है, तो ये कील कैनाल इन्होंने बनाई और इतनी गहरी बनाई, इतनी गहरी यानी कि उसका जो डेप्थ है, डेप्थ बहुत ज्यादा रखा, सो दैट बैटल शिप कुड एंटर इट्स वाटर, ताकि उस कैनाल के अंदर पानी में कौन उतर सके, इनके जो जंगी जहाज है, जंग लड़ने वाले जो जहाज होते हैं पानी वाले, उस पानी पे उतर सके। इसीलिए क्या बनाया गया, कील कैनाल को यानी नहर को काफी गहरा बनाया गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस वेयर कंसर्न्ड विद जर्मनीज ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखा, हो गया ना, अभी ब्रिटेन फ्रांस आगे बढ़ रहे थे, अब उन्होंने देखा कि जर्मनी जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो अब उनके लिए चिंता का विषय बन गया कि जर्मनी इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है। This led a fierce competition among the European countries and gave rise to the race for armament। और यही बात है कि देखो, एक दूसरे को देखते हुए क्या हो रहा है, हर कोई आर्मामेंट्स के रेस में लगा हुआ, एक भयंकर कंपटीशन चल रहा है, सब एक से एक नए नए आधुनिक हथियार बना रहे हैं और जखीरा जमा कर रहे हैं। थर्ड वन, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। अब ये भी देखो देखने वाली बात है, तीसरी वजह ये थी कि दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे, जो कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन पावर्स, वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। यहां हम देखेंगे ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट के बारे में। There were two kinds of states in the Europe in the early 20th century। 1900, शुरुआती 1900 का जो दौर है उसकी बात कर रहा है कि उसमें जो स्टेट्स थे यूरोप के अंदर, दो तरीके के थे, और वो दो तरीके के स्टेट्स कौन कौन से थे। ऑन द वन हैंड देयर वेर सिंगल नेशन स्टेट लाइक फ्रांस, हॉलैंड एंड जर्मनी, whose national identities were based on their common language and tradition। कुछ ऐसे देश थे जो कि सिंगल नेशन स्टेट थे, एक एक नेशन स्टेट थे, एक राष्ट्र था, जैसे फ्रांस है, हॉलैंड है, जर्मनी है। तो इनका जो नेशनल आइडेंटिटी था, यानी कि राष्ट्रीय जो पहचान थी, वो पहचान किसके ऊपर थी कि भाई सब एक जैसी भाषा बोलते हैं और साथ ही सबकी परंपराएं एक जैसी हैं। वहीं इसके अलावा ऑन द अदर देयर वेर इंपेरियल स्टेट, यानी शाही साम्राज्य भी देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर, यानी ये दोनों कंट्रीज के ऊपर कौन रूल कर रहा है, और इसके अलावा है रशियन एम्पायर। रूल कौन कर रहा है वो अभी देखेंगे, हैब्सबर्ग यहाँ पे रूल कर रहा है, मतलब कि कंबाइंड होके ये सब रूल किए जा रहे हैं, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट रूल किए जा रहे हैं एक एम्पायर के थ्रू। तो यहां पे जो ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर है वॉज रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी याद रखेंगे, हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड इंक्लूडेड इन इट्स टेरिटरी हंगेरियन, सर्ब, बोस्नियन एंड क्रोट पॉपुलेशन। ये लोगों के नाम है, लोगों को जो कहा जाता है, जैसे कि सर्ब सर्बिया वाले, हंगेरियन हंगरिया के, और बोस्निया के बोस्नियन, ये तो ये लोग हैं, ठीक है, ये वो पॉपुलेशन है जो इनके अंडर में रह रहा है, who spoke different languages and had different cultural tradition। रूल कौन कर रहा है, हैब्सबर्ग डायनेस्टी। कहां की है ये, ऑस्ट्रिया के डायनेस्टी है, और ये जो डायनेस्टी रूल कर रही है, तो इसके अंडर में ये सारे तरह के लोग हैं, ये सारी तरह की पॉपुलेशन है। जर्मनी क्या करता है, एंटर्ड इनटू एन अलायंस। अलायंस का मतलब दोस्ती समझ लो या गठबंधन समझ लो, तो दोस्ती या गठबंधन। तो जर्मनी इंटर करता है गठबंधन में, किसके साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मनी ने गठबंधन कर लिया, एंड इन 1882 इटली भी ज्वाइन कर लेता है इस गठबंधन को। और जैसे ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ये तीनों कंबाइन होते हैं, इट केम टू बी नोन एज द ट्रिपल अलायंस। ये तीनों का जो ट्रिपल अलायंस है, ये तीन देश एक साथ आ गए, ये तीन एम्पायर एक साथ आ गए, तो यही है आपका गठबंधन, और या फिर कह सकते हो ट्रिपल अलायंस। ठीक है, तो तीनों अब क्या हुए हैं, आपस में इन तीनों की दोस्ती हो गई है, तो ये लोग जो है कि कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क, बिस्मार्क की डेथ के बाद फ्रांस की बात कर रहा है कि फ्रांस वाज एबल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया एंड इंग्लैंड। तो बिस्मार्क के टाइम तक तो वो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे नहीं हो पाए थे, लेकिन बिस्मार्क की डेथ के बाद फ्रांस ने क्या किया था कि दोस्ती वाला रिश्ता कायम किया रशिया के साथ और इंग्लैंड के साथ। द रशियन एम्पायर
जो रशियन साम्राज्य था इंक्लूडेड टेरिटरीज, यानी कि उसके क्षेत्र में कौन था, उसके क्षेत्र में वो लोग भी थे पॉपुलेटेड बाय पॉलिश, यूक्रेनियन थे, टर्किश भी थे और साथ ही साथ मंगोल पॉपुलेशन भी था। तो रशियन एम्पायर ये सब इंक्लूड करता है। ठीक है, जैसे हमने हंगरी ऑस्ट्रिया वाले में देखा कि वो पॉपुलेशन थी, तो यहां आपका रशियन एम्पायर में भी ये पॉपुलेशन उनके अंडर में थी, उनके साम्राज्य की। द थ्री कंट्रीज एंटर्ड इनटू द ट्रिपल इंटेंट, किसकी किसकी बात कर रहा है, फ्रांस, ब्रिटेन और इंग्लैंड की बात कर रहा है। किसकी किसकी, फ्रांस, सॉरी इंग्लैंड कह रहा हूं, सॉरी, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की बात हो रही है। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ये तीनों भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं और इनका जो ग्रुप है कहलाता है ट्रिपल इंटेंट। इन 1907 टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस, लो भैया ये बना ही इसीलिए था कि उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एम्पायर और साथ में इटली था, तो उसके जवाब में, ट्रिपल अलायंस के जवाब में ये ट्रिपल इंटेंट बना। लेटर जापान ज्वाइंट द ट्रिपल इंटेंट, अब जापान भी इसके अंदर शामिल हो जा रहा है बाद में। दस यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू टू हॉस्टाइल कैंप, देखा ना, दो हॉस्टाइल कैंप। एक तरफ कौन कौन है, तीन कंट्रीज, जो कि आपका जर्मनी था, जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, इटली था और साथ में जापान ज्वाइन कर लिया था। और एक साइड में क्या था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और रशिया, ये तीन कंट्रीज जो है कि एक दूसरे के साथ में थे। ब्रिटेन हैड क्रिएटेड अ वास्ट ब्रिटिश एम्पायर बाय एक्वायरिंग कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका, और वाकई में ब्रिटेन ने क्या किया था कि भाई ब्रिटेन ने जो है बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करके रखा हुआ था, कॉलोनीज बनाकर एशिया और अफ्रीका में अपने आप को काफी मजबूत किया था। इट ग्रू रिच फ्रॉम इट्स सक्सेस इन ट्रेड इन फॉरेन रिसोर्सेज, मार्केट, टेरिटरीज एंड पीपल, तो वो धीरे धीरे और जो है फलता फूलता जा रहा था, रिच होता जा रहा था, उसको कामयाबी मिल रही थी व्यापार में, फॉरेन से रिसोर्सेज मिल रहे थे, फॉरेन रिसोर्सेज, मार्केट मिल रहा था अपना गुड्स सप्लाई करने के लिए, नए नए क्षेत्र जो है उसके कब्जे में आ रहे थे और लोग भी। Other countries of the world like Germany, the Netherlands, Italy and the USA too wanted to acquire colonies in Asia and Africa. तो ये भी क्या चाह रहे थे कि एशिया और अफ्रीका में, ये दूसरी कंट्रीज भी क्या चाह रही हैं, जर्मनी में तो आपने देखा ही कि एक्वायर किया ही हुआ है पैसिफिक के कुछ आइलैंड को और साथ में अफ्रीका के कुछ हिस्सों को। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज भी क्या चाह रही हैं कि हम भी कुछ हिस्सा कब्जा कर लें। This led to the scramble for colonies and therefore rivalries and war. तो यहाँ पे क्या हुआ, हाथापाई हुई, इनके अंदर बीच में संघर्ष हुआ, जंग हुआ कॉलोनीज बसाने के लिए। Rivalries between nations happened not just for colonies but for colonial trade and trade route as well. अब ये जो जंग हुई, ये जो संघर्ष हुई, ये संघर्ष हाथापाई केवल सिर्फ कॉलोनीज बसाने के लिए नहीं हुई, बल्कि कॉलोनियल ट्रेड, व्यापार के नाम पर भी हुई, व्यापार के लिए भी हुई और साथ ही साथ ट्रेड रूट के लिए भी हुई, हम इस रास्ते से जा रहे हैं तुम मत आना, वैसा टाइप में। तो ये जो दुश्मन थे एक दूसरे के, दीज राइवलरीज क्रिएटेड सस्पिशन, टेंशन एंड वॉर विच फाइनली कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड का मतलब होता है एंड अप होना किसी चीज का, किसी चीज का रिजल्ट आना, तो ये कल्मिनेट हुआ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो टेंशन वगैरह, ये जो नफरत वगैरह थी, ये जो जंग वगैरह थी, ये फाइनली एंड अप होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा वर्ल्ड वॉर। एप्रीहेंशन का मतलब वही होता है संदेह करना, शक करना। साराजेवो जगह का नाम है, ये भी एक इमीडिएट कॉज था। तो साराजेवो क्राइसिस, तो यहां पे क्या मुसीबत आई थी, तुम ये देखो, ये इमीडिएट कॉज था, यानी कि तुरंत किसी चीज को पीक पे पहुंचाने का वजह। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये क्या है, नाम है, और ये उत्तराधिकारी था, द हेयर टू द थ्रोन, गद्दी का, ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जो नाम आप देख रहे हो, ये आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड उत्तराधिकारी है गद्दी का, ऑस्ट्रिया हंगरी का। तो उस गद्दी का ये वारिस था, इसको एसेसिनेट कर दिया गया, यानी कि इसकी हत्या कर दी गई एट साराजेवो, कैपिटल ऑफ बोस्निया। साराजेवो बताया ना जगह का नाम है, और ये कैपिटल है किसका, बोस्निया का, ऑन जून 28, 1914। ये इमीडिएट कॉज में है।
द एसेसिनेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड ब्लैक हैंड, या फिर नाम क्या था, यूनियन ऑफ डेथ। ये जो कत्ल हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था, इसको करने वाला कौन है, एक समाज है, और जिस समाज का नाम क्या है, ब्लैक हैंड, काला हाथ, या फिर यूनियन ऑफ डेथ, formed by extremist Siberian nationalists whose aim was to unite all Serbian into a single Serbian state। पागलपन की हद पे ही वाले लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है एकदम कट्टर पंथी वाले लोग थे, वो जो चाहते थे कि हम सारे सर्बियंस को एक करके सर्बियन स्टेट एक सिंगल करें, है ना। इनका यही मानना था कि यूनाइट करना है सारे सर्बियंस को, हमको मिला देना है और मिला के एक सिंगल सर्बियन स्टेट बनाना है, और इसीलिए इन्होंने एसेसिनेट कर दिया उनको, फ्रांसिस, है ना, आर्कड्यूक फ्रांसिस। ऑस्ट्रिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन 23 जुलाई मेकिंग 11 डिमांड्स। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का ही तो उत्तराधिकारी था, तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने इनके ऊपर जो है अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, और जुलाई 23 की बात है, और 11 डिमांड दिया, ठीक है, कि भैया ये सब मानो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर जंग कर देंगे, हमला कर देंगे। साइबेरिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स एक्सेप्ट दोज दैट वुड हैव टू लीड टू द लॉस ऑफ हर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि सबसे टॉप पे होना। अब यहां पे हो क्या रहा है कि 11 डिमांड में से सारी डिमांड साइबेरिया ने मान ली, लेकिन एक डिमांड ऐसी थी कि आप अपनी सॉवरेनिटी खो दोगे, यानी कि ऑस्ट्रिया सॉवरेन रहेगा, यानी आप जो है अपनी पहचान खो दोगे, आप जो सबसे टॉप लेवल पे हो, आप अपने देश के हिसाब से हो, तो वो सॉवरेनिटी खो देंगे, है ना, यानी पपेट बन जाएंगे। तो ये वाली बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई हम अपनी सॉवरेनिटी नहीं खो सकते, हम जो है सो है, हमारे ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा। बाकी डिमांड तो इन्होंने मान ली थी। ऑस्ट्रिया ने कहा अच्छा रुको बेटा, समझ में नहीं आ रहा तुमको, तो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन 28 जुलाई 1914। 5 दिन बाद ही, 23 जुलाई को किया था ना, देखो 23 जुलाई को किया था 11 डिमांड, और उसके बाद 5 दिन बाद ही सर्बिया पे जंग कर दी। 1914 रशिया स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर वॉर टू सपोर्ट सर्बिया। अब रशिया जो है दोस्त है, तो दोस्त क्या करेगा, दोस्त की मदद करेगा, तो उसने भी जंग शुरू कर दी कि हम सर्बिया की मदद करेंगे। ऑन अगस्त 1 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, ये है आपका जर्मनी, और जर्मनी के साथ है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एम्पायर, और इधर आप देख रहे हो कि आपके तरफ कौन है, इधर भाई रशिया है। अब रशिया किससे जंग लड़ रहा है, नहीं, रशिया किसका साथ दे रहा है, सर्बिया का। जंग किसके बीच में हो रही थी, ऑस्ट्रिया के बीच में और सर्बिया के बीच में जंग हो रही थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया सर्बिया लड़ रहे थे, तो रशिया सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों एक ग्रुप है। तो रशिया ने सपोर्ट किया सर्बिया को, तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी, ठीक है। डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया एंड ऑन अगस्त 3 ऑन फ्रांस। और 3 अगस्त को किसके खिलाफ जंग छेड़ दी, इसी जर्मनी ने जंग छेड़ दी फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस भी किधर है, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया तीनों एक साइड में है। अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और ये साथ में साथ कौन है, इटली भी है, और साथ में जापान भी है ना, जापान भी इधर ट्रिपल एंटेंट को ज्वाइन कर लिया था 1882 में। तो ये देखो किस तरह से झगड़ा बढ़ गया ना झगड़ा। तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी उस समय जंग छेड़ दी। जर्मन ट्रूप्स मार्च्ड इनटू बेल्जियम, बेल्जियम जो फ्रांस का हिस्सा है, तो इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं टू प्रेस ऑन टू फ्रांस ऑन अगस्त 4। तो यहां पे एंट्री कर देते हैं भाई। एंड ऑन द सेम डे ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, और उसी दिन ब्रिटेन भी क्या करता है, जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। दिख रहा है यहाँ पे, रशिया आ चुका, फ्रांस आ चुका, तो ये लो ब्रिटेन भी आ गया। अब ब्रिटेन भी क्या कर रहा है, जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ दे रहा है। तो ब्रिटेन ने भी जो है जंग छेड़ दी भाई। ये लोग, इनका जो सैनिक था, ये इधर एंट्री करते हैं फ्रांस के अंदर, बेल्जियम में, इनको दबाने के लिए। तो भाई उधर से ब्रिटेन भी कह रहा है कि आओ अब हमसे भी लड़के दिखाओ भाई, फ्रांस को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मेनी अदर कंट्रीज सून एंटर्ड द वॉर, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे का साथ देने के लिए
जंग में उतर गई। जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्ट। अब जापान क्या कर रहा है, जापान उस समय ट्रिपल वाले में एंटर किया था, तो जापान अब क्या कर रहा है, जापान ने जंग छेड़ दी, डिक्लेयर्ड वॉर। किसके साथ? जर्मनी के साथ। और क्या देख रहे हैं कि हम कैप्चर कर लें कॉलोनीज जो उसने फार ईस्ट में बसा के रखी है, यानी एशिया की बात कर रहा है। और पैसिफिक आइलैंड्स वाले कुछ हिस्से थे वो, तो उनकी कॉलोनीज को ये कब्जा करने के लिए उसने जंग छेड़ दी जापान ने। जापान अपना फायदा देख रहा भाई। टर्की एंड बल्गेरिया ज्वाइंड ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। देखो टर्की और बल्गेरिया ये भी दो देश है, जर्मनी को सपोर्ट कर दिए। इटली, अभी तक इटली नहीं कूदा है ना, अभी जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही साथ दे रहे थे सर्बिया के खिलाफ, और साथ ही साथ फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ। इटली जो था न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब ना हम आपकी तरफ है ना हम इधर की तरफ है, ना लड़के वालों की तरफ से भी नहीं है, लड़की वालों की तरफ से भी नहीं है। कुछ टाइम तक तो बेचारा खामोश रहा, बट ज्वाइंड द वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन 1915, ब्रेकिंग द ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस के हिसाब से जर्मनी का साथ देना चाहिए था, ब्रेक कर दिया ट्रिपल अलायंस को, और 1915 में जर्मनी के खिलाफ ही इसने क्या कर दी, जंग छेड़ दी। अब यहां पे देखिए ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, एंड देयर अलाइज और इनके दोस्त, ये तीन कंट्रीज मेन है, और इनके जो साथी हैं वेयर कॉल्ड द अलाइड पावर। अब याद रखना ये पूरे मिला के क्या कहलाएंगे, अलाइड पावर हैं। वाइल, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर अलाइज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उनके साथ देने वाले, वेयर कॉल्ड द सेंट्रल पावर, यानी कि जर्मनी की बात होगी तो मतलब सेंट्रल पावर की बात हो रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो ये दोनों अलग अलग पावर्स हैं। द वॉर वॉज फॉट इन मेनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स। अब फ्रंट्स क्या होता है, दो अपोजिंग फोर्सेस होती है ना, एक तरफ यहां पे जंग लड़ने वाले फोर्स हैं, एक तरफ इधर जंग लड़ने वाले फोर्स हैं, तो इनके बीच में जो लाइन ऑफ कांटेक्ट होती है ना, ये जो एरिया होता है, तो ये यही लाइन ऑफ कांटेक्ट जिसको कह रहा है लाइन ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या कहा जा रहा है, इसी लाइन ऑफ कांटेक्ट को कहा जा रहा है फ्रंट्स। ठीक है, फ्रंटियर मतलब सरहद होता है। तो यही जो फ्रंट्स हैं, अलग अलग जगह पे ये फ्रंट्स पे, अलग अलग फ्रंट्स पे जंग लड़ी जा रही है भाई। एक देश जैसे कि इस तरह से है, तो एक कंट्री के साथ इस हिस्से पे जंग, दूसरे कंट्री के साथ इस हिस्से पे, तीसरे कंट्री के साथ इस हिस्से पे जंग, किसी कंट्री के साथ इस हिस्से पे जंग। तो ये भी एक फ्रंट, ये भी एक फ्रंट, ये भी एक फ्रंट, और ये भी एक फ्रंट, अलग अलग जो है जगह पे दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, अपोज कर रही हैं एक दूसरे को। देयर वॉज अ वेस्टर्न फ्रंट बिटवीन जर्मनी एंड नॉर्दर्न फ्रांस। पश्चिमी फ्रंट, पश्चिमी सरहद कह सकते हो, फ्रंट कह सकते हो, यानी फ्रंट वो जगह, लाइन ऑफ कांटेक्ट जहां पे दोनों आमने सामने हैं, नॉर्दर्न फ्रांस और जर्मनी, तो वेस्टर्न फ्रंट था वो। एंड एन ईस्टर्न फ्रंट, एक पश्चिम था, एक पूरब वाला फ्रंट था। और पूरब में कौन था, जर्मनी और रशियन फोर्सेस थी, और पश्चिम में कौन था, आपका फ्रांस था, इसके साथ, जर्मनी के साथ। अब देखो ये जंग जो है चल रही है ना, पूरब में भी पश्चिम में भी। देयर वॉज अ फाइटिंग एट सी, समुद्र पे भी लड़ाई हो रही है, एंड इन द मिडिल ईस्ट वेयर द अलाइड पावर्स अटैक्ड द ओटोमन एम्पायर। और वहां पे अलाइड पावर्स ने क्या किया, सेंट्रल पावर नहीं, अलाइड पावर्स ने ओटोमन एम्पायर पे भी आक्रमण किया। तो यहाँ पे समंदर के किनारे भी जंग चल रही है, और यहाँ ओटोमन एम्पायर पे भी इन्होंने जंग छेड़ दी। ठीक है, तो इतनी सारी वजह थी भाई साहब किसकी, जंग होने की, यानी कि वर्ल्ड वॉर की। अब यहाँ पे कुछ घटनाएं देखते हैं, इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि क्या कुछ हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं चली। वॉर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी पश्चिम साइड में जो जंग चल रही थी, पूरब और पश्चिम दोनों फ्रंट थे ना, देखेंगे हम। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, the war began when the German armies swept across Belgium. Swept across Belgium मतलब बेल्जियम में फैल गए, and entered southern France, फ्रांस के दक्षिण के हिस्से में पहुंच गए। तो ये वहां पे जंग चल रही थी। तो वेस्टर्न फ्रंट का ये सीन था, देख रहे हो कि आर्मीज जो है जर्मनी की, वो कहां मार्च कर रही है, बेल्जियम के अंदर फैली हुई है। द फ्रेंच आर्मी, यानी फ्रांस की जो आर्मी है, along with the British army, ब्रिटिश आर्मी के साथ, ब्रिटेन की आर्मी के साथ, met the German forces in the battle of मान। अब ये मान ने जो है ये रिवर का नाम है,
और इस नदी के पास ही जो है कि ये जंग होती है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी ये दोनों मिलके ये लड़ते हैं किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ मार्ने रिवर पे। आफ्टर द रिवर नियर विच द बैटल वॉज फॉट, इसी नदी के किनारे जो है जंग हुई थी। सम 15 माइल्स फ्रॉम पेरिस, पेरिस जो कि राजधानी है फ्रांस की, पेरिस से 15 मील की दूरी पे ये जगह थी। द जर्मन नहीं, ये नदी थी 15 मील की दूरी पे। द जर्मन फोर्सेस हैड टू रिट्रीट। अब यहां पे जो फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी थी इन्होंने जो है खदेड़ दिया, किसको खदेड़ दिया, पीछे कर दिया जर्मन आर्मी इसको। फॉर अबाउट 4 ईयर, 4 साल तक तो ऐसा हुआ था कि नाइदर साइड को डिसलॉज द अदर, कोई एक दूसरे को अपनी जगह से हिला नहीं पाया था। डिसलॉज कर पाना, एक जगह से दूसरी जगह कर पाना, ठीक है, अपनी जगह से उस किसी की जगह से उसको हटा देना। तो ये ऐसा हुआ था कि कोई किसी को हटा नहीं पाया था। कब तक, 4 साल तक की बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है कि आखिरकार उनको हटना पड़ा था। द यूरोपियन कंट्रीज मेड यूज ऑफ द ट्रूप्स रिक्रूटेड फ्रॉम देयर कॉलोनीज इन द वॉर। अब ये जो यूरोपियन ट्रूप्स की, यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, अगर जैसे फ्रांस है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, तो इन्होंने क्या किया कि ये कॉलोनीज से भी भर्ती करके लेके आए सैनिकों को। कॉलोनीज से रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ तो लिया ही जा रहा था, अब जंग में सैनिक भी लिए गए वहां से। 10 The Battle of Marne was a turning point of the war because it foiled का मतलब होता है पूरा का पूरा नाकाम कर देना all German plans of crushing France। जर्मनी क्या देख रहा था, हम बेल्जियम में घुस गए, हम फैल गए, अब हम आक्रमण कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे फ्रांस को। लेकिन ये जो ख्वाब था उसका, इसको पूरी तरह से फॉइल्ड कर देना मतलब नाकाम कर देना, परास्त कर देना, ये परास्त हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी ने खदेड़ दिया किसको, जर्मनी की आर्मी को, बैटल ऑफ मार्ने में। ये ट्रेंच वॉरफेयर, ये भी एक इवेंट है, इसको भी देखो। ये ट्रेंच वॉरफेयर क्या था? The combination of machine guns and heavy artillery made life above the ground too dangerous। दिख रहा है जिस तरह से यहां पे दिख रहा है, वैसे ही जमीन के ऊपर जंग लड़ी जा रही है। और जमीन के ऊपर जो जंग लड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनों और तोपों से जंग लड़ी जा रही है। और इसीलिए ग्राउंड के ऊपर जो जिंदगी है बहुत ज्यादा कैसी हो गई, मुश्किल हो गई। द अपोजिंग आर्मीज dug a series of trenches। अब ये क्या होता है बताते हैं। to defend themselves and launch attack। अब इसीलिए जो अपोजिंग आर्मी थी वो क्या करने लगी कि भाई जमीन पे तो इतनी भयानक भयानक तोपें और टैंक वगैरह बारूद चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ट्रेंचेस बनाना शुरू कर दिए, यानी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और ट्रेंचेस बनाए ताकि वो अपने आप को एक तो सुरक्षित कर सके और साथ ही साथ मौका मिलने पे हमला भी कर सके। ट्रेंचेस क्या होते हैं देख लो, ऐसे ट्रेंचेस होते हैं। लिविंग कंडीशन इन दीज ट्रेंचेस वाज पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति थी इसमें रहने वाली। देखो जैसे वहां दिख रहा है वैसे, ये ऐसे होगा और ऐसे आएगा और ऐसे, ठीक है, ये रहे आपके ट्रेंचेस। ठीक, ये दुश्मन का तोप वगैरह कुछ भी तुम ले लो यहाँ पे, ठीक है, टैंक वगैरह दुश्मन का है, ठीक है, ये ओके, ये लो तोप, बम बारूद इसके अंदर से निकल रहा है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सैनिक है, यहाँ पे कौन है, सैनिक। और सैनिक यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, कोई बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई आराम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोरे रखे हुए रहेंगे, क्या रखे हुए रहेंगे, बोरे, ठीक है, बोरा जैसे ऐसे वैसे रखा हुआ है। इसमें मेनली बालू वगैरह रखा जाता था या कुछ ऐसा जो गोली वगैरह को बिल्कुल रोक दे। अब यहाँ पे बारी बारी से जो सैनिक होंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसके आगे ना यहाँ पे ये एक बाउंड्री भी बनाते थे तार की, क्या बनाते थे, तार की बाउंड्री भी बनाते थे, ताकि जो उधर वाले हैं तुरंत आ ना सके, और जैसे ही वो आएंगे तार वार काटेगा कोई तो ये गोली मार देंगे, ठीक है, ताकि इनके तक पहुंच ना सके। इन ट्रेंचेस के अंदर ये गड्ढा है, ये पूरा क्या है, ये गड्ढा है, ये पूरी जमीन है, ये पूरी ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर सब कुछ चल रहा है, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इन ट्रेंचेस में क्या होगा, सैनिक क्या करेगा, इधर कहीं इसी पे खड़ा होगा, क्या होगा, खड़ा होगा, सैनिक इस पे खड़ा होगा और यहीं पे से अपनी बंदूक चलाएगा, क्या करेगा, अपनी बंदूक राइफल चलाएगा। कुछ ज्यादा मैंने ऊंचा बना दिया यहाँ पे, ये बंदूक चलाएगा।
तो जब यहां से ये क्या करेंगे, उठेंगे, यहाँ पे बंदूक चलाएंगे, फिर किसी की बारी आएगी, कोई आराम करेगा, कुछ खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, कोई आराम कर रहा होगा। तो ये अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन ये जब मरेगा तो गिरेगा इसी में, रहेगा तो ट्रेंचेस में ही, उसको निकाल के फेंकना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले ट्रेंचेस आपने समझ लिए, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अब ये यहाँ पे इसकी हाइट के हिसाब से है, तो यहाँ पे ये किसी चीज का सहारा वगैरह लेके यहां से गोली बंदूक चला सकता है। अब देखो ट्रेंचेस में गड्ढे में ही सारा काम कर रहे हैं, हो क्या रहा है, सोल्जर्स एंड्यूर्ड फूड शॉर्टेज। अब इनको खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, छुछुंदर है, चूहे हैं, जहरीली गैस है, ठंड है, और जो स्टेंच ऑफ डेड है, स्टेंच का मतलब होता है बदबू, मरे हुए सोल्जर्स की, जिनको तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उनकी बदबू, ये जो चीजें हैं ये सब झेलना पड़ रहा था किनको, ट्रेंचेस में रहने वाले सैनिकों को। रेन एंड स्नो टर्न्ड द ट्रेंचेस इनटू थिक मड केव्स, और पूरा कीचड़ बन जा रहा था बर्फबारी की वजह से और बारिश की वजह से। तो जो लिविंग कंडीशन है बिल्कुल पैथेटिक हो जा रही थी, पैथेटिक मतलब बहुत बेकार। वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, अभी वेस्टर्न फ्रंट की बात की ना, अब ईस्टर्न फ्रंट देखो। इन अगस्त 1914 fighting began on the eastern front with the invasion of Russia by ऑस्ट्रिया हंगरी। अब यहां पे इन्वेजन हो रहा है रशिया पे, रशिया पे आक्रमण किया किसने, ऑस्ट्रिया हंगरी ने, ठीक है। और ये कहां किया, ये किया आपका ईस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया कामयाब हुए, भाई ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ ही था, तो ऑस्ट्रिया ने ही आक्रमण किया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया कामयाब होते हैं इन रिपल्सिंग द रशियन अटैक, रशियन अटैक को रिपल्स कर देते हैं, मतलब खदेड़ देते हैं, एंड कैप्चरिंग द पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और कुछ हिस्सा रशियन साम्राज्य का इनके कब्जे में भी आ जाता है। लो भाई खुश हो गए। दे वेयर ऑल्सो सक्सेसफुल अगेंस्ट रोमानिया, सर्बिया एंड इटली, रोमानिया, सर्बिया और इटली के खिलाफ भी ये लोग क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं जंग के अंदर। आउटसाइड यूरोप, अगर यूरोप के बाहर अगर हम बात करें, देयर वेयर कैंपेन्स, कैंपेन्स का मतलब होता है अभियान, अभियान चल रहा था अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर इन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में चल रहा था ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। भाई ओटोमन एम्पायर खलीफा के खिलाफ था, उसके लिए क्या ना, खिलाफत मूवमेंट चलती थी मुस्लिम्स में, तो उसके लिए। तो फिलिस्तीन में जो है ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अभियान चल रहा था, मेसोपोटामिया में चल रहा था और अरबिया में चल रहा था, और ये सारे ही देखो मुस्लिम देश हैं, तो ठीक है। एंड अगेंस्ट जर्मनी एंड तुर्की, और जर्मनी और तुर्की के खिलाफ भी क्या चल रहा है, अभियान चल रहा है ईरान के अंदर, वेयर दे वेयर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस, ईरान के अंदर वो चाहते थे कि हमारा दबदबा कायम हो, हमारा प्रभाव कायम हो, तो उसके लिए ईरान में भी कैंपेन यानी अभियान चल रहा था जर्मनी और तुर्की के खिलाफ। जापान ऑक्युपाइड जर्मन पोसेशंस, जापान क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। देखा था ना, जापान जंग के दौरान क्या कर रहा था, कॉलोनीज पे कब्जा कर रहा था। तो जो जर्मनी की संपत्ति थी, पोसेशंस का मतलब संपत्ति थी ईस्ट एशिया में, कहा ना कॉलोनीज की बात हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ब्रिटेन फ्रांस क्या किए, सीज्ड मोस्ट ऑफ द जर्मन कॉलोनीज इन अफ्रीका, ईस्ट एशिया में जापान कब्जा कर रहा है, और ज्यादातर कॉलोनीज जर्मनी की कौन कब्जा कर लिया अफ्रीका के अंदर, आपका ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर कब्जा कर लिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या चल रहा था जंग के अंदर, जंग के अंदर चल रहा था पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड। ये ब्लॉकेड क्या होता है, ब्लॉकेड का मतलब अगर समझो तो नाकाबंदी, नाकाबंदी, घेराबंदी, जैसे सुना होगा ना, पुलिस ने नाकाबंदी लगा दिया चारों तरफ से, मुजरिम फरार नहीं हो सकता, मतलब क्या किए जाते हैं, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। द वॉर इन्वॉल्व्ड टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वारिंग पार्टीज with all economic activities subordinated to the needs of war। अब यहां पे ये जो जंग है, ये जंग क्या कर रहा है भाई, ये लोग क्या चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इकट्ठा कर लें, सामान वगैरह सब कुछ ले लिया जाए, वो सारी चीजें जो जंग के अंदर जंग को फायदा पहुंचाने वाली चीज है, यानी जंग में जरूरत पड़ने वाले सारे सामान वगैरह को कब्जा कर लेना,
किसी कंट्री को किसी अदर कंट्रीज से अगर कोई हेल्प जा रही है तो वो जो हेल्प है उसको भी कब्जे में ले लेना। तो इसके लिए घेराबंदी और नाकाबंदी शुरू हुई। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट नो गुड्स इंक्लूडिंग फूड, रॉ मटेरियल एंड वॉर मटेरियल शुड बी अलाउड टू एंटर द एनिमी टेरिटरी फ्रॉम एनीवेयर। अब जैसे दो देश हैं आपस में अगर अलायंस है, गठबंधन है, तो एक देश दूसरे देश का साथ देगा। तो एक देश से अगर कोई चीज दूसरे देश में जा रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फूड सप्लाई हो, जंग का कोई सामान हो, तो वो या तो समुद्र के रास्ते से ही मेल ली जा रही थी उस टाइम पे, या फिर जमीन के रास्ते जाएगी। तो वो क्या चाह रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो मोबिलाइज कर ले रहे थे, ब्लॉकेट का सिस्टम लगा रखा था, यानी कोई मदद पहुंचने नहीं दे रहे थे। कोई मदद जा रही थी तो उस मदद को वो क्या कर लेते, पिकअप कर ले रहे थे, उसके ऊपर कब्जा कर ले रहे थे। और नेवल फोर्सेस तो ऑलरेडी मजबूत था ही, सबने मजबूत कर रखा था। तो 1916 की बात हो रही है। जर्मनी स्टार्टेड द सबमरीन वॉरफेयर एंड संक मेनी ब्रिटिश वॉरशिप। क्या किया जर्मनी ने, पनडुब्बी मालूम है ना, वो पानी के अंदर चलने वाला है ना, तो वो चीज जो सबमरीन वगैरह है उसके थ्रू इसने जंग करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे ब्रिटिश के जो जंगी जहाज हैं, वॉरशिप यानी जिन जहाजों की वजह से ये जंग लड़ रहे थे, तो ऐसे जंगी जहाजों को बर्बाद कर दिया। बट द फ्रेंच ने क्या किया, डिफीटेड हर इन द बैटल ऑफ वर्दन। अब ये जो जंग वर्दन की हुई थी, तो वर्दन वाली जंग में इन्होंने क्या किया था, हरा दिया था। किसको, जर्मनी को। The English, the English tightened the blockade of the German coast to meet the German submarine warfare। तो इंग्लिश ने क्या किया, मजबूत कर लिया था, है ना, ब्लॉकेड को जर्मन कोस्ट के, जर्मन के तट के पास के, ताकि जर्मन सबमरीन से जो जंग है उससे ये लोग मुकाबला कर सके। तो इन्होंने भी अपना सब कुछ मजबूत कर लिया था। जर्मनी वॉज डिफेटेड इन द बैटल ऑफ डॉगर बैंक। डॉगर बैंक यानी कि ये किनारे का इलाका है, बैंक मतलब किनारा ही होता है, तो इस जगह का नाम होगा डॉगर बैंक के किनारे का जो इलाका है, वहां पे जो जंग हुई, वहां पे डॉगर बैंक में, तो उसमें जर्मनी हार गया। अब यहाँ पे चल रहा है, वॉर चल रही है, खिलाफ किसके, तुर्की के। टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर 1914 के एंड की बात कर रहा है कि तुर्की ज्वाइंड द वॉर ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। तुर्की क्या कर रहा है, जर्मनी के साइड में अपने आप को जोड़ लेता है। द जर्मन फ्लीट, अब ये जर्मन फ्लीट का मतलब क्या हुआ, जो उसकी नौसेना है, जल सेना जो जर्मनी की है, वो कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण कर रही है बाल्टिक सी को, बाल्टिक सागर जो है उसके ऊपर नियंत्रण कर रही है। फिर उसके साथ तुर्की ने क्या किया, तुर्की हेल्ड डार्डेनेल्स, डार्डेनेल्स जगह का नाम है, विच लेड टू द ब्लैक सी, जो रास्ता देती है ब्लैक सी को, उसके ऊपर इसने कब्जा कर लिया। दस रशिया वॉज कट ऑफ एज इट कुड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द एंटेंट पावर। अब रशिया को किसी अपने सहयोगी देश से, गठबंधन वाले देश से सहारा नहीं मिल पा रहा था। जो भी रास्ते थे आने के कंट्रीज में, वो दोनों ही कब्जा करके बैठे हुए थे, जर्मनी और तुर्की। ठीक है, अब इनको कोई रास्ता नहीं मिला, तो 10 अब रशिया मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो द ब्रिटिश इंडियन आर्मी अटैक्ड तुर्की एंड द तुर्क्स सरेंडर्ड इन अक्टूबर 1918। तो यहां पे ये वाली लाइन फिर से रिपीटेड है, देख सकते हो। तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिशर्स हमारे यहां से तो सैनिक उठा के लेके गए थे, है ना, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात कर रहा है, जो हिंदुस्तान के लोग थे, है ना, जो उस ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने तुर्किश पे जो है अटैक किया, और जो तुर्क्स हैं उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया अक्टूबर में 1918 में। तो तुर्की पहले आत्मसमर्पण किया, आप सब आत्मसमर्पण करेंगे। अच्छा, सब करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम लोग एंट्री। ठीक है, अब ये यूएसए है, ये कह रहा था रुको जरा सब्र करो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कामयाबी मिली ना जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को भी रशियन एम्पायर के खिलाफ कामयाबी मिली थी ना। अभी देखो ये क्या करेगा, यूएसए वॉर में इंटर करता है 1915 में। जर्मन यू बोट्स का मतलब यहाँ पे किससे है, जो सबमरीन बनाई जा रही थी जर्मनी के द्वारा, उनकी बात कर रहा है, पनडुब्बी है ना। जर्मन बोट्स हैड संक अ ब्रिटिश शिप लुसिटेनिया,
उस समय इसने जो है बहुत सारे ब्रिटिश शिप को तोड़ा था, वॉरशिप्स को खत्म किया था सबमरीन के हेल्प से जर्मनी ने। तो यहां पे एक जहाज बर्बाद की गई जिसका नाम है लुसिटेनिया। अमंग द 1153 पैसेंजर किल्ड 128 वेयर अमेरिकन्स। दिख रहा है 1000 मोर देन 1000 मोर 150। इतने जो पैसेंजर उस पे सवार थे उसमें से 128 कौन थे? अमेरिकन्स थे, और जो कि मरे किसकी वजह से? जर्मनी के वजह से। जर्मनी की सबमरीन ने उनको खत्म किया। तो दो अमेरिकन्स थे वेयर जनरली सिंपैथेटिक टू ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ इनकी सिंपैथी थी। एंड दिस इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट थी, फर्दर रोज्ड एंटी जर्मन फीलिंग्स इन द यूएसए। अब इनका दया वाला भाव था यूएसए का किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिश के साथ। अब ब्रिटिश के साथ ऑलरेडी इनका सिंपैथी वाला कंडीशन है, हाँ भाई चलो यार कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये जो घटना हुई जिसमें इनके 128 लोग मर गए अमेरिका के, तो इनके अंदर जो एंटी जर्मन वाली फीलिंग थी और ज्यादा खतरनाक हो गई। The Allied powers had raised vast amount of loans in the USA to pay for the arms and other goods bought by them. अब ये जो एलाइड पावर्स है, एलाइड पावर किसकी बात हो रही है? जर्मनी के जो खिलाफ हैं। अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया की बात होगी तो सेंट्रल पावर कहेंगे। बाकी जो देश उधर से हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन वगैरह, ये कौन है? ये आपके एलाइड पावर हैं। एलाइड पावर ने ढेर सारा लोन लिया हुआ था यूएसए से। और किसके लिए लोन लिया हुआ था? जंग लड़ने के लिए। जंग लड़ने के लिए लोन लिया हुआ है यूएसए से जर्मनी के खिलाफ। अगर जर्मनी जीत जाती है तो यूएसए को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। भाई लोन पे करने वाली कंट्रीज हार गई तो लोन को कौन पे करेगा? देयरफॉर यूएसए को डर लग रहा था कि इफ जर्मनी वॉन द वॉर शी वुड बिकम अ सीरियस राइवल टू द यूएसए। अब जंग जीतने के बाद सबसे पहले अच्छा तुम ही हो, तुम ही मदद कर रहे थे, पैसे से लोन दे रहे थे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, रुको बताते हैं तुमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता सीन। तो 6 अप्रैल 1917 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऐलान कर दिया, हम ऐलान करते हैं एक जंग का। किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। इसी मौके पे क्या होगा? रशिया कहेगा हमको जाना है, जाने दो। Another major development that took place in 1917 was the withdrawal of Russia from the war. रशिया क्या कह रहा है? हमको जंग से बाहर निकालो। जब कहीं भी जंग होती है सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान अगर पहुंचता है तो परिवारों को, आम नागरिक को। ये याद रखना, जो जंग में शहीद होने वाले होते हैं वो किसी के बाल बच्चे ही होते हैं भाई, किसी के घर का चिराग होते हैं। तो 1917 में रशिया ने क्या किया कि हम अपने आप को जंग से दूर करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या आई हुई थी? क्रांति आई हुई थी। कैसी क्रांति आई हुई थी? तो वहां पे जो मजदूर और किसान हैं वो बिल्कुल खिलाफ थे किसके? राजशाही के, ठीक है। 300 साल से राजशाही वहां पे चल रही थी, उसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे। और ये जो क्रांति थी इसको कामयाबी मिली वही अक्टूबर रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन उसका नाम है। तो जो रशियन एम्पायर है हैड सफर्ड सीरियस रिवर्सेस इन द वॉर। जंग के दौरान इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ था वो भी देख ही लो, चैप्टर में भी है। रशिया को यह नुकसान हुआ था कि 6 लाख रशियन सोल्जर्स वेयर किल्ड द डे आफ्टर द बोल्शेविक गवर्नमेंट केम टू पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। लेनिन क्या थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो बोल्शेविक इस सरकार का नाम है, बोल्शेविक गवर्नमेंट वहां पे आती है, जैसे अपने आप बीजेपी गवर्नमेंट है। तो इट इश्यूड द डिक्री ऑन पीस विथ प्रोपोजल टू एंड द वॉर विदाउट एनी एनेक्सेशंस एंड इंडेमनिटीज। भाई साहब हम एक प्रस्ताव देते हैं कि हमारे ऊपर कोई एनेक्सेशन वगैरह ना हो, हम कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं देंगे और इस जंग को यहीं पे खत्म किया जाए, मैं शांति चाहता हूं। ये मुआवजे की बात है, इंडेमनिटीज का मतलब मुआवजा वगैरह भी हम नहीं दे पाएंगे, तो हमको जंग से बाहर निकाला जाए। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क मार्च 1918 की बात है। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, यानी वही प्रस्ताव जो होगा वो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो रशिया साइंड अ पीस ट्रीटी, शांति भरा समझौता किया जर्मनी के साथ इन मार्च 19, जिसका नाम ही है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क।
ठीक है, ये संधि साइन हो गई कि जर्मनी अब तुम मेरे खिलाफ मत लड़ो। जर्मनी imposed harsh terms on Russia and the Russian government accepted them। अब भाई जो देश शांति चाहता है तो शांति का प्रस्ताव भी उसी ने पहले रखा था, तो जर्मनी ने बहुत कठोर कठोर जो है उसके अंदर टर्म्स रख दिए, यानी शर्तें रख दी कठोर, और भाई रशिया ने मान भी लिया, चलो हम शांति वाले हैं, मान लेते हैं। एंड ऑफ द वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस और जो यूएसए है इन्होंने पूरा मिलिट्री ऑफेंसिव लागू जारी कर दिया जुलाई 1918 में, यानी पूरा जो है मिलिट्री फोर्सेस एक साथ मिलकर बिल्कुल उग्र रूप से लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ और उसके एलाइज के खिलाफ। अब ये धीरे धीरे इनके जो एलाइज हैं, यानी कि जो दोस्त हैं जर्मनी के सहपाठी, वो क्या होंगे? धीरे धीरे धराशायी हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे। खत्म मतलब पीछे हट जाएंगे जंग से। पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, डिस्कंटेंट का मतलब होता है नाखुश होना, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के खिलाफ होते जाना थोड़ा बहुत। तो पॉलिटिकल डिस्कंटेंट मतलब नाखुशी थी किसके बीच में? ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में। अब ये राजनीतिक रूप से इन दोनों में थोड़ा मनमुटाव आ गया था। बल्गेरिया विथड्रू फ्रॉम द वॉर इन सितंबर, अक्टूबर था, उधर इधर सितंबर में ये विड्रू कर लेते हैं, एंड टर्की भी सरेंडर कर दिया, कहां? अक्टूबर में। बल्गेरिया सितंबर में, टर्की सरेंडर कर दिया अक्टूबर में। ये दोनों ही देश सरेंडर करके मतलब आत्मसमर्पण कर दिए। एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी सरेंडर्ड ऑन 3 नवंबर। लो भाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इन्होंने भी क्या कर दिया? सरेंडर करने का मतलब होता है आत्मसमर्पण। इन जर्मनी अ रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट। और जर्मनी में उसी समय क्या चल रही थी? क्रांति चल रही थी, यहां पे भी अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। जर्मनी क्या बन गया उस समय? रिपब्लिक बन गया, यानी कि वहां पे जो पहले राजशाही वगैरह जो भी चल रहा हो तो वो चीज खत्म हो गई, अब वो जो है रिपब्लिक बन गया जर्मनी। ठीक है, मोनार्की से रिपब्लिक बन जाएगा। एंड द जर्मन एम्परर कैसर विलियम सेकेंड, ये जो जर्मनी का साम्राज्य देखा ना, एम्परर यानी कि ये था आपका मोनार्की था, ये जो है फ्लिड कर गया, हॉलैंड भाग गया। द न्यू जर्मन गवर्नमेंट साइंड एन आर्मिस्टीज ऑन नवंबर 11, 1918। आर्मिस्टीज का मतलब होता है युद्ध विराम, जैसे शांति समझौता था उसी तरह से आर्मिस्टीज शांति समझौता था। भाई हम एकदम शांत रहना चाहते हैं, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। आर्मिस्टीज का मतलब इस युद्ध को यही फिलहाल रोक दिया जाए, युद्ध विराम कर दिया जाए। तो ये साइन हुआ 11 नवंबर 1918 को। फर्दर, द नंबर ऑफ पर्सन हु फॉट इन द वॉर वैरी बिटवीन 53 एंड 70 मिलियन पीपल। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, कैलकुलेट कर लो, 530 लाख यहां पे हो जाएंगे और 700 लाख यहां पे हो जाएंगे। इतने लोग जो है इस जंग के अंदर शामिल हुए थे। आज की पॉपुलेशन के हिसाब से मत देखना, उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से। द टोटल नंबर ऑफ दोज किल्ड एंड डेड इन द वॉर आर एस्टिमेटेड एट अबाउट 9 मिलियन। 9 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 90 लाख से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे उस जंग में खत्म हो गए। अबाउट दैट इज अबाउट 1/7 ऑफ दोज पार्टिसिपेटेड। जितने पार्टिसिपेट किए थे, यानी हर 7 में से एक बंदा खत्म, 1/7। सेवरल मिलियन, बहुत सारे, कई मिलियन तो ऐसे थे जो इनवैलिड्स हो गए। इनवैलिड्स मतलब बुरी तरह से वो अपंग हो गए, धराशायी हो गए भाई साहब, कि मतलब किसी लायक नहीं रहे, ऐसा वाला स्थिति हो गया। एयर रेड्स का मतलब होता है हवाई जहाज से जो बम वगैरह गिराए जाते हैं, तो एयर रेड्स, बॉम्बिंग की जा रही थी हवाई जहाज के थ्रू। एपिडेमिक्स, जैसे महामारी, जैसे अभी कोरोना आया था। फेमाइंस का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, कुछ ऐसा, या बाढ़ आ जाना, ये अकाल पड़ जाए जिसकी वजह से। इसने क्या किया? किल्ड मोर अमंग द सिविलियन पॉपुलेशन, जो नागरिक थे, आम नागरिक भी इसके अंदर खत्म हो गए, बहुत सारे। इसके अलावा इन टेरिबल यानी बहुत खतरनाक ह्यूमन लॉसेस के अलावा द इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज वाज शैटर्ड। जो आर्थिक स्थिति थी, भैया पूरा आर्थिक स्थिति गड़बड़ा क्यों नहीं जाएगा? कोई भी देश में जब जंग होने लगती है ना,
तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन किया जाता है वो जंग के सामान का ही किया जाता है। टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करके पैसे वगैरह मांगे जाते हैं, सब कुछ किसके लिए? सिर्फ जंग के लिए। The global economic depression of 1929 and 30 is attributed to this war। अब यहां पे इसी वक्त में क्या आ गया था भाई, वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, इसी का नाम था। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन है पूरे दुनिया में, उसी को बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था। इट गेव राइज टू मेनी सीरियस सोशल प्रॉब्लम, बहुत सारे सामाजिक जो है दुविधाएं खड़ी हुई इसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, कुछ अंदाजे के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से जो खर्च है एक्सपेंडिचर ऑन द एलाइड साइड पे was nearly 41,000 मिलियन पाउंड्स। अच्छा ये बता दूं कि एक पाउंड जो है इस समय आपका इक्वल है 107.36 INR के, ठीक है, 107 रुपए 36 पैसे के करीब है एक पाउंड। अभी की बात कर रहा हूं, ये तब की बात है। तो कितना लिखा है? 41,000 मिलियन पाउंड, और मिलियन का पता ही है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। एंड दैट ऑन द जर्मन साइड, यानी सेंट्रल पावर की तरफ में बोल रहा है, जर्मन साइड में ओवर 15,000 मिलियन पाउंड्स। तो यहां सब मिलके और यहां अकेला बेचारा इसके ऊपर 15,000 मिलियन पाउंड्स, इतना खर्च हुआ था जंग के ऊपर। रिजल्ट ऑफ द वॉर, अब ये जो जंग हुई इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जंग हुई, बर्बादियां हुई, इसमें इवेंट्स देखे हम लोगों ने, सब कुछ देखा। अब इसके रिजल्ट क्या थे? पहला रिजल्ट ये था इसका, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जून 28, 1919। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस यानी वर्सेलिस में एक संधि की गई है, समझौता किया गया, दैट इज ओनली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जो विक्टोरियस पावर्स है, विक्टोरियस का मतलब जो विजेता हुए जंग के अंदर, और द एलाइज या जो सहयोगी थे साथ में, मेट इन अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक सभा होती है जिसमें सब बैठते हैं। पहली सभा वर्सेलिस में होती है। ये वर्सेलिस जो है ये एक सब अर्ब है। सब अर्ब का मतलब होता है एक शहरी क्षेत्र के पास वाला एक थोड़ा बहुत आबादी वाला क्षेत्र। तो सब अर्ब था, अर्बन यानी शहरी, तो शहर से सब अर्ब शहर की तरह ही थोड़ा आबादी वाला, उससे हटके। एंड लेटर इन पेरिस, और बाद में पेरिस में हुआ, बिटवीन जनवरी एंड जून 1919। कितना? जनवरी में भी हुआ और जून 1919 में। हिंदी में उसका मतलब देखोगे ना, सब अर्ब का तो उपनगर होता है, तो नगर तो उपनगर। दो द नंबर ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस वाज 27, 27 देश से प्रतिनिधि यहां पे सामने थे। द टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटीज वेर रियली डिसाइडेड बाय वुड्रो विल्सन। तो इतने देश थे, लेकिन जो इसके अंदर शर्तें थी उसको लिखा किसने था? वुड्रो विल्सन ने डिसाइड किया था, और ये प्रेसिडेंट था ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मजबूत था ही, क्योंकि उसने क्या किया था, एलाइड पावर्स को लोन भी दिया हुआ था, जंग लड़ने के लिए साथ भी दिया हुआ था, और उसकी एंट्री के बाद तो पूरा पासा ही पलट जाता है। लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड जॉर्ज क्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो ये सब जो है कि ये वुड्रो विल्सन के अलावा ये सब भी प्रेसिडेंट, ये जो वुड्रो विल्सन है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के, इसके अलावा लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, और जॉर्ज क्लेमेन, ये सब इन लोगों ने ही जो है 27 देश तो थे, लेकिन इन चारों ने मिलकर इसको जो है ड्राफ्ट किया था, इसकी शर्तें लिखी थी। जो हारे हुए देश हैं, डिफीटेड कंट्रीज, वेर नॉट रिप्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं जो हारे हुए देश हैं। The victorious powers also excluded Russia from the conference। अब वो जो विजेता है तो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, रशिया को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि रशिया वही था जिसने कि शांति का समझौता कर लिया था जर्मनी के साथ और विड्रॉ कर लिया था अपने आप को जंग से। As a result of the discussion at the Paris conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को यहाँ पे साइन कर लिया गया, और ये तारीख आपको यहाँ पे दी हुई है, कॉन्फ्रेंस जो हुआ पेरिस में डिस्कशन पे, और यहाँ पे जंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बुनियाद, बेसिस क्या था ट्रीटी का?
treaties negotiation was the American President Wilson's 14 point। अब यहाँ पे ये जो बुनियाद था नेगोशिएशन का, बातचीत का, समझौते का, वो कुछ बिंदु थे इसके अंदर, 14 पॉइंट थे जो ड्राफ्टेड थे। क्या कुछ थे वो भी देख लेते हैं। द ट्रीटी वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट जर्मनी फ्रॉम गोइंग टू वॉर अगेन। ये जो संधि हुई है ट्रीटी ऑफ पीस, तो इसमें अब यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन किया गया इस तरह से कि जर्मनी को बिल्कुल रोक दिया जाए किसी भी फर्दर किसी जंग से या वॉर करने से। टर्म्स क्या क्या है भाई ट्रीटी के? ट्रीटी के टर्म्स का मतलब होता है कि जो समझौता हो रहा है उसकी शर्तें क्या क्या हैं। मेन टर्म्स में पहला है कि ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। जर्मनी तुम ही जिम्मेदार हो आक्रामक होने के, सबसे पहले तुम ही जो है ये सब हरकत किए, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बढ़ा। जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस एंड डैमेजेस सफर्ड बाय द एलाइज ड्यूरिंग द वॉर। एलाइज यानी कि जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, ये सारे देश जो हैं और इनके साथी जो सहभागी हैं, इनको जो भी नुकसान पहुंचा है उस नुकसान का हर्जाना किससे वसूला जाएगा? जर्मनी से वसूला जाएगा। अमाउंट ऑफ रिपरेशंस वाज फिक्स्ड एट $33 बिलियन। इतनी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। किसको? जर्मनी को। जर्मनी हैड टू सीड, इसका मतलब समझाता हूं, हर मर्चेंट शिप टू द allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy and Belgium for 10 years। जर्मनी को सौंपना होगा। सीड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सौंपने से होता है। तो जर्मनी सौंप देगा अपना सारा व्यापार करने वाला जहाज वगैरह एलाइज को, कंपनसेशन में, यानी कि समझौते में भाई कॉम्प्रोमाइज करेगा, कंपनसेशन में मुआवजे में दे देगा, और सप्लाई करेगा, साथ ही साथ देगा ढेर सारा कोयला। किसको? फ्रांस को, इटली को, बेल्जियम को। 10 साल तक देना होगा, तब तक नहीं रुकना है, 10 साल तक देते रहना है। एरिया जो राइन वैली है, ये घाटी का जो इलाका है, वॉज टू बी डीमिलिटरलाइज्ड। यहां से तुम मिलिट्री हटा लोगे, खत्म कर लोगे। एंड द जर्मनी टेरिटरी, जर्मनी का जो क्षेत्र है वेस्ट का, राइन का, वॉज टू बी ऑक्युपाइड बाय द एलाइड ट्रूप्स फॉर 15 ईयर्स। और इस इलाके पे कब्जा 15 साल तक किसका होगा? एलाइड फोर्सेस का इसके ऊपर कब्जा होगा। तुम अपनी मिलिट्री यहां से हटा लोगे। जर्मनी लॉस्ट एल्सिक लॉरेन टू फ्रांस। फ्रांस को यही चाहिए ही था, इसीलिए वो चाह रहा था, इसके यहां नेशनलिज्म आया हुआ था, तो ये जगह इसको मिल गई। यूपिन एट मेलमेडी, ये भी क्षेत्र का नाम है, ये क्षेत्र चला गया बेल्जियम को, और स्क्लेस्विक चला गया डेनमार्क को। डेंजिंग बन गया एक फ्री पोर्ट, यानी कि एकदम बिल्कुल आजाद बंदरगाह, है ना, इन पॉलिश टेरिटरी, यानी कि पॉलिश क्षेत्र के अंदर। तो इस तरह से इन लोगों ने डिसाइड किया इसकी शर्तों को कि जर्मनी के साथ ये सब कुछ होगा। जर्मनी सीडेड, जर्मनी ने जो कुछ भी लिया हुआ था पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, क्या नाम है, जेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस। तो जर्मनी ने जो है सीडेड, सीडेड का मतलब सौंप दिया, ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी, वॉर से पहले वाली जो टेरिटरी वगैरह थी, डेनमार्क को, बेल्जियम को, इस तरीके से जैसे पीछे अभी तुमने देखा। तो ये सारी जगह उसने जो है दे दी, सौंप दिया। द कोल माइन, जो कोयले की खदान थी इन जर्मन एरिया कॉल्ड सार, सार जो था, वेयर सीडेड टू फ्रांस, वो फ्रांस ले लिया 15 साल तक के लिए। एंड द एरिया वॉज टू बी गवर्न्ड बाय द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस उस समय फॉर्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो लीग ऑफ नेशंस है, यानी जो नेशंस थे, जो राष्ट्र था, उनका जो संगठन है, उसकी बात हो रही है। तो लीग ऑफ नेशंस को चला गया वो सारा हिस्सा। जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज, जितनी कॉलोनीज उसने कब्जा की थी वो सब हार गया, टू द विक्टोरियस एलाइज ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पुर्तगाल। ठीक है, तो ये जो है हार गया, और हारने के साथ साथ अपनी कॉलोनीज भी इसने सौंप दी। सौंप क्या दी? इससे ली गई जर्मन कॉलोनीज इन द पैसिफिक, ये जो आइलैंड्स थे पैसिफिक, एंड द एरियाज अंडर हर कंट्रोल इन चाइना वेर गिवन टू जापान। ये सारी जगह किसको दे दी गई? जापान को। लो भैया, जापान को भी बहुत फायदा मिला, है ना। और सबसे पहले जापान ने ही शुरुआत की थी जर्मनी के कॉलोनीज पे कब्जा करने की। चाइना वॉज अलाइंड, अलाइंड का मतलब होता है पंक्ति में खड़ा करना, लाइन में खड़ा तो था चाइना, विद द एलाइज ड्यूरिंग द वॉर
बट हर एरियाज अंडर जर्मन कंट्रोल वेयर गिवन अवे टू जापान। अभी देखा ना, चाइना का जो हिस्सा था वो चाइना को ना मिलके किसको दे दिया गया, जापान को दे दिया गया। The German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships। ये भी शर्त लगा दी गई, 1 लाख से ज्यादा तुम सोल्जर नहीं रखोगे, तुम्हारे नेवी में 15,000 लोग केवल रह सकते हैं और सिर्फ 24 जहाज तुमको रखने हैं। द एयरफोर्स एंड सबमरीन्स वेयर बैंड। अब तुम कोई एयरफोर्स नहीं रख सकते और ना ही सबमरीन वगैरह का तुम इस्तेमाल करोगे, ये किया गया। द ट्रीटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम। ये संधि क्या कह रही है कि बेल्जियम पूरी तरह से पूर्ण रूप से आजाद होगा, पोलैंड भी, जेकोस्लोवाकिया भी एंड यूगोस्लाविया, ये सब जो है आदाश हो जाए, ये आजाद हो जाएंगे, सॉरी आजाद हो जाएंगे पूरी तरह से। द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जो शर्तें थी लीग की, लीग ऑफ नेशंस, वो उसको संधि के अंदर पूरा का पूरा जोड़ दिया गया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में उन सारी शर्तों को जोड़ दिया गया। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट यानी कि क्षेत्रीय बंटवारा हुआ, रीअरेंज किया गया। द पीरियड आफ्टर द वॉर सॉ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूरोपियन सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड। अब ये जो वक्त है ना, द पीरियड आफ्टर द वॉर, उसने क्या देखा, शुरुआत देखी, किसकी शुरुआत देखी, यूरोप जो था पहले सुप्रीमेसी में था, फ्रांस और ब्रिटेन ही वो कंट्रीज हैं जो सबसे पहले निकल के क्या किए, सारे चारों तरफ अपनी बादशाहत कायम की और कब्जा किया चारों तरफ। तो ये जो सुप्रीमेसी थी यूरोपियन कंट्रीज की, ये पहली बार जो है अब खत्म होती दिखाई दे रही थी। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पता चला कि भाई और भी देश हैं जो सब ताकतवर हैं। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, एंड मिलिट्री यानी सैनिक रूप से, यूनाइटेड स्टेट्स सरपास्ड यूरोप टू इमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर। दुनिया में सबसे ताकतवर यूएसए, भाई इसने क्या कर दिया, सबको पार कर दिया। द पीस ट्रीटीज साइंड आफ्टर द वॉर ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली ऑफ यूरोप। क्या कुछ कह रहा है कि ये जो शांति वाला समझौता था जो साइन किया गया जंग के बाद, इसने पूरी तरह से पॉलिटिकल मैप को, यानी ये जो क्षेत्र वाला नक्शा है दुनिया का, इसको या खास तौर से यूरोप को, यूरोप के नक्शे को इसने बदल के रख दिया इस समझौते ने। 3 रूलिंग डायनेस्टीज वेयर डिस्ट्रॉयड। 3 ऐसी डायनेस्टीज थी जो राज कर रही थी और वो डायनेस्टीज क्या हुई, वो वंश क्या हुए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। द रोमनोव इन रशिया ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ, जंग के दौरान ही अंदर वहां रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। द होहेंजोलॉरेन इन जर्मनी, ये भी जो एक वंश था खत्म हो गया, डायनेस्टी थी। एंड द हैप्सबर्ग ऑस्ट्रिया हंगरी में, ये भी जो है आर्कड्यूक फ्रांसिस के एसेसिनेशन के बाद खत्म हो गया। सून आफ्टर द वॉर, जंग के बाद, द रूल ऑफ ओटोमन केम टू एन एंड इन टर्की, और ओटोमन एम्पायर वाला जो रूल था टर्की में वो भी खत्म हो गया। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये दोनों जो एक ही से रूल किए जा रहे थे, ऑस्ट्रिया का जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी हैप्सबर्ग, ये दोनों सेपरेट अलग अलग इंडिपेंडेंट आजाद देश हो गए, और जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया इमर्ज हुए, ये भी इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह, ये जो है ये अपना आजाद प्रांत हो गया। Thus, the war gave a serious blow to the autocratic, जो अपने से शासन कर रहे थे, मोनार्कियल सिस्टम जो चल रहा था, राजशाही सिस्टम चल रहा था, एंड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप। अब ये सब किस तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ये सारा ऑटोक्रेटिक मनमाना रूल, मोनार्किकल सिस्टम जो है राजशाही, ये खत्म हुआ और धीरे धीरे देश किस तरफ जा रहा है, पूरा यूरोप जो है जा रहा है, कॉन्टिनेंट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। एम्पायर्स हैविंग डिफरेंट कल्चर वेयर डिसॉल्व्ड, अलग अलग कल्चर वाले जो एम्पायर हुए वो डिसॉल्व हो गए, और इंडिपेंडेंट स्टेट हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर इमर्ज्ड आफ्टर द वॉर। और जंग के बाद क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट अलग अलग पृथक पृथक आजाद अलग अलग कल्चर वाले देश इमर्ज होकर आ रहे हैं, छोटे छोटे देश भी आजाद हुए, तुम देख रहे हो यहां। दीज इंक्लूडेड, जैसे फिनलैंड बना, इस्टोनिया, लैट्विया, लिथुएनिया एंड यूगोस्लाविया।
ये सब देश की बात हो रही है कि ये सब हुए। अंडर द इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है प्रेरणा लेके, या फिर इम्पल्स होता है जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है अफेक्ट करता है, ऑफ नेशन, नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी सोच से प्रेरणा लेके एल्सेक लोरेन वॉज रीस्टोर्ड टू फ्रांस, फ्रांस का हिस्सा बन गया, एंड स्क्लेस्विक हॉस्लिन वॉज रीस्टोर्ड टू डेनमार्क, ये डेनमार्क में रिस्टोर हो गया ये जगह। तो ये दोनों जगह जो है इनको मिल भी गई। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ये बड़ा मेन पॉइंट है, इसका तो पूरा चैप्टर ही है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे जो खास काम हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट हुआ इस जंग का, वो ये था कि क्रिएशन हुआ लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्र जो है इनका अपना आपस में गठबंधन बना। द हॉरर्स ऑफ द वॉर, हॉरर्स का मतलब समझते हो ना, जो डर था, जो खौफ है, उसकी बात कर रहा है कि जंग का। कन्विंस द लीडर, उसने लीडर्स यानी नेताओं को राजी किया ऑफ द वर्ल्ड दैट देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वॉर, की ये जो जंग चल रही है इसको रोकथाम करना पड़ेगा। एंड प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और दुनिया में क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनली एक देश को दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। दिस कल्मिनेटेड इन द सेटिंग अप ऑफ द लीग ऑफ नेशन, और ये रिजल्ट हुआ किस चीज में कि भाई एक लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा मैकेनिज्म व्यवस्था बनाई जाए कि फिर से दोबारा दुनिया के अंदर ऐसी कोई जंग ना आ पाए। An important part of the peace treaties was the covenant of the League of Nations. बहुत बड़ा खास हिस्सा क्या था इस शांति समझौते का, कोविनेंट यानी शर्तें, लीग ऑफ नेशंस की जो शर्तें रखी गई थी 14 शर्तें, वो विल्सन्स के यानी ये जो आपके प्रेसिडेंट थे कहाँ, यूएसए के, इन्होंने 14 पॉइंट में इंक्लूड किया था क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनली क्या करना है, एक संगठन बनाना है, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस यानी शांति के लिए, एंड टू गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल स्टेट, कि जो भी स्टेट हैं उनको गारंटी मिले किसकी, आजादी की, यानी कोई उनके ऊपर आक्रमण ना करे। दस द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड एज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन 1928। तो जो भी देश आजाद देश है वो सब मिलके क्या किए, ये यहाँ पे 1928 में एक लीग ऑफ नेशन फॉर्म करते हैं इंटरनेशनली। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ये आ सकता है आपके पेपर में। ऑल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंस, जितने भी मेंबर स्टेट हैं दुनिया के यहाँ पे उनको प्रोहिबिट यानी प्रतिबंधित किया जाता है कि आप एंटर नहीं कर सकते हैं किसी संधि में या किसी भी जो है कि संगठन में, चुपके से, है ना, छुपके। द मेंबर स्टेट्स वेयर नॉट सपोज टू मेंटेन ह्यूज आर्मीज, वॉरशिप एंड डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट, और जो सदस्य स्टेट हैं आप में से कोई भी मेंटेन नहीं करेगा बड़ी आर्मी, जंगी जहाज या कुछ डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट, मतलब कि बहुत बड़े बड़े आधुनिक हथियार वगैरह बनाना जिससे बड़ी बर्बादी आए। ऑल स्टेट वेयर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, एक दूसरे की आजादी का आपको सम्मान करना पड़ेगा। ऑल स्टेट्स वेयर टू रिफर देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट इफ एनी टू द लीग ऑफ नेशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट, किसी दो राष्ट्र में अगर कोई मनमुटाव है आप उसको रिप्रेजेंट करिए अपना डिस्प्यूट लीग ऑफ नेशन के सामने, सारे राष्ट्र के सामने, जो लीग है, जो राष्ट्र हैं सारे उनके सामने आप यूएन ये लीग ऑफ नेशन के सामने रखेंगे और वो आपका समझौता करवाएंगे शांतिपूर्ण। द मेंबर स्टेट were to take necessary action as directed by the League against any state which tried to disturb world peace and order, अगर कोई देश ऐसा कोई हरकत करता है कि वो जो दुनिया में शांति है उसको फिर से वो बेकार करने की कोशिश करेगा तो लीग ऑफ नेशन क्या करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल राजनीतिक फंक्शन से, कार्य से हटके लीग ऑफ नेशन से यह भी उम्मीद की जा रही थी कि वह प्रमोट करेगा कल्चर को, संस्कृति को, समाज को, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी साथ में आएगा, यानी कि आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद की जाएगी जो भी इसमें देश
सदस्य बने हैं। The hopes of having a truly world organization devoted to the preservation of peace and independence of nations were, however, not realized with the formation of the League of Nations. ये जो उम्मीदें हैं, कैसी उम्मीदें कि पूरी तरह से ये जो संगठन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है डिवोटेड टू द प्रिजर्वेशन, ये पूरी तरह से डिवोटेड है यानी कि कहते हो ना समर्पित है ये पूरी तरह से कि ये शांति वगैरह को आजादी को नेशन के रखेगा, इसको बाद में रियलाइज नहीं किया गया लीग ऑफ फॉर्मेशन के साथ कि मतलब ये पूर्ण नहीं है अपने आप में। टू मेजर कंट्रीज, दो बड़ी बड़ी कंट्रीज कौन सी, सोवियत यूनियन और जर्मनी, वे आर नॉट अलाउड टू बिकम इट्स मेंबर फॉर मेनी ईयर, कई साल तक आ गया तुम लोग इसका हिस्सा नहीं रहोगे। वाइल इंडिया विच वॉज नॉट इंडिपेंडेंट वॉज मेड अ मेंबर, और इंडिया को मेंबर बना लिया गया। हाँ भाई कहीं तो बुरा लगेगा ही ना। तो यूनाइटेड स्टेट विच हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेटिंग अप द लीग अल्टीमेटली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन इट। तो यूनाइटेड स्टेट ने जो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी इसमें, तो वही जो है कि डिसाइड करता है कि भाई ये लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। Rise of dictatorship in Italy and Germany led to weakening of the League of Nations, and it failed in its basic object of maintaining peace in the world. अब यहाँ पे देखोगे कि इटली और जर्मनी के अंदर दोबारा से तानाशाही शुरू होती है, और तानाशाही क्या करेगी, वो कमजोर कर देगी लीग ऑफ नेशंस को, और वो अपना जो गोल है उसको पाने में नाकामयाब हो जाएगा। और वो गोल क्या था, दुनिया के अंदर शांति बनाए रखना। और बदकिस्मती से द लीग केम टू एन एंड एज हिटलर कमिटेड एग्रेशन ऑन पोलैंड विच बिगेन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 to 1945। तो अब इसके बाद बदकिस्मती से ये लीग जो है खत्म हो जाएगा जब कमिट करेगा हिटलर एग्रेशन, यानी कि उग्र हो जाएगा, पोलैंड पे आक्रमण करेगा, और उसके बाद शुरुआत होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 से 1945 तक चला। आई होप सारा कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।